क्या आपने सालों तक पैसे जमा किए और एट द एंड जो आपका आर्थिक लक्ष्य था आप उसको हासिल करने में नाकाम रहे? घबराइएगा नहीं, आप अकेले इंसान नहीं है। भारत में ज़्यादातर लोग बिना किसी दिशा के निवेश करते हैं और एट द एंड जो उनका फाइनेंशियल गोल था वो उसको हासिल करने में नाकाम रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं विजय शर्मा, आपका स्वागत है द फाइनेंस एक्टिव यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप 4 स्टेप में आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है आप उसको अचीव कैसे कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आखिरकार होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक लक्ष्य होता है, एक समय सीमा तय होती है और उस पर्टिकुलर इवेंट या समय के बाद आपको वो जो आपने पैसा बचत या निवेश करके रखा है आप उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही आप क्या करोगे, खर्चा करोगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। मतलब आप सपोज आपको 10 साल बाद घर लेना है तो उसके लिए आप अभी से निवेश करोगे थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू डायरेक्ट शेयर्स, लैंड, रियल एस्टेट, सोना या बैंक डिपॉजिट। आपको जो सही लगे उसके हिसाब से क्या करते हो, प्लान करते हो, निवेश करते हो। यही उदाहरण आप देखोगे तो चाइल्ड एजुकेशन का, सपोज आपका बच्चा अभी 3 साल का, बेटा बेटी दोनों हो, तो 15 साल के बाद उसका हायर एजुकेशन के लिए आप क्या करोगे। आपको पता है 12th होने के बाद हायर एजुकेशन के लिए अभी जितना कॉस्टिंग आता है तो इन्फ्लेशन वो सब कंसिडर करके हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा तो वो हम क्या कर पर्टिकुलर उस जो भी एजुकेशन रिलेटेड खर्चा आएगा उसके लिए आप ये पैसा क्या करोगे, आप खर्च करोगे। तो इसको हम बोलते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। भारतीय निवेशकों की सबसे बड़ी 6 गलतियां कौन सी है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में? सबसे पहला आता है अस्पष्ट लक्ष्य। यानी कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं भविष्य के लिए जुटा रहा हूँ, भविष्य के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, निवेश कर रहा हूँ, लेकिन कौन सा भविष्य, कब, कहाँ पर, किसके लिए या कैसे, ये किसी को इसका आंसर पता नहीं है, किसी ने इसका सोचा भी नहीं है। बस लोग क्या कर रहे हैं, पैसे जुटा रहे, इतना ही लोग कर रहे हैं। दूसरा, गलत टाइम होरिजोन। यानी क्या, सपोज आपको 2 साल बाद गाड़ी लेनी है किसी आम नागरिक को, वो क्या करेगा, 2 साल के लिए वो गलत इन्वेस्टमेंट चूज करेगा, यानी कि इक्विटी फंड्स। 2 साल के लिए इक्विटी या डायरेक्ट इक्विटी इसमें सही नहीं है। यही 15 साल के बाद उसने प्लान किया है उसके बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए वो पैसे जमा करके रख रहा है, तो उसमें वो क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे बैंक्स में। तो ये भी गलत होता है क्योंकि आपके पास लंबा होरिजोन है 15 साल के लिए, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट भी सही चूज करता आना चाहिए। तीसरी गलती ये है लोन्स और इन्वेस्टमेंट को मिलाना। यानी क्या, कर्जा लेकर घूमने के लिए चले जाना। दूसरा, कोई भी पर्टिकुलर चीज खरीदने के लिए जो आपने पैसा म्यूचुअल फंड्स में सेव किया है वो ब्रेक करना या एफडी से ब्रेक करना और उसके लिए आपको खर्चा कर देना। इससे क्या होता है, कब आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो आपको इसको बेनिफिट नहीं मिलता है। चौथी गलती ये है जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से प्लानिंग न करना। आप एक आसान भाषा में समझिए, पेट्रोल 2010 में अराउंड 50 to 55 रुपीज मिलता था, आज 104 पे है, तो 15 साल में इसका भाव बढ़ा है। यही चीज हर एक चीज के बारे में होता है कि इन्फ्लेशन है, तो इसके हिसाब से अगर आज का जो 25 लाख है 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 12 लाख, 11 लाख या 15 लाख इसके आसपास होगी डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन। तो इसका ख्याल न रखना। 5वें सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से यही है कि लोग इमरजेंसी फंड नहीं जुटाते या उसके बारे में सोचते नहीं है। जब भी कुछ भी नीड लगी तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं, तो इससे जरिए क्या होता है, आपका जो भी गोल है आप उसका अफेक्ट होना ही होना है। 6वीं और आखिरी सबसे बड़ी गलती ये है, सपोज आपने आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपने आपका निवेश किया, सब कुछ आप CSIP वगैरह सब आप बराबर टाइम से कर रहे हो, लेकिन आपको पोर्टफोलियो रिव्यू ना करना। आपने जो निवेश किया है वो सही किया है नहीं किया है, आपका इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना दे रहे हैं, आप रिव्यू करना आपका काम है। ये तो भी गलती है जो कि आम निवेशक कर रहे हैं, लेकिन आप ना करें। इसलिए हमने क्या करना है, जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है आपका, तो आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे वजह आपका गोल प्लानिंग सफल हो। सबसे पहले आता है डिफाइन, कि आपको जो आपका गोल है आपको डिफाइन करना है। रिटायरमेंट प्लानिंग हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, चाइल्ड मैरिज हो, उसके बाद आपको कोई वेकेशन प्लान करना है उसके लिए आपका प्लानिंग हो, उसके बाद आपको होम या व्हीकल परचेज करना है तो उसके लिए आपको प्लान करना है। इसमें आपको 2 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। पहला, समय सीमा। दूसरा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कितना, सपोज 10 साल के बाद, 15 साल के बाद इन्फ्लेशन हम 6% से 8%, 10% कंसिडर करके आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा आपको ये करना है स्टेप, प्रायोरिटाइज। जैसे कि मैंने आपको भी 5 गोल बताए, वेकेशन, होम प्लानिंग, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है कौन सा गोल सबसे पहले ज़रूरी है। उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ, चाइल्ड एजुकेशन, सपोज
जो हमने पहले उदाहरण देखा है, 3 साल का बच्चा है अभी, तो 15 साल के बाद हायर एजुकेशन के लिए उसको कॉस्टिंग लगेगा ही लगेगा। तो ये जो गोल है आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो ये मस्ट गोल है, मतलब आपको इसमें 15 साल पैसा लगना तय है। दूसरा गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग। सपोज आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपने सोचा होगा 40 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और जो मेरा बचत है उसके जरिए में मेरा जो मेरे शौक है वो मैं करूंगा। लेकिन आपको अभी मतलब बाद में लगेगा कि नहीं, ये गोल मेरा 40 साल में अचीव नहीं हो रहा है, तो आप इसको पोस्टपोन कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको चाइल्ड एजुकेशन में नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको गोल को प्रायोरिटाइज करना है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी क्या? सपोज आपको वेकेशन के लिए जाना है 2 साल बाद, 3 साल बाद, या व्हीकल परचेज करना है, ये इसको आप शॉर्ट टर्म में ला सकते हो। सपोज आपका होम बाइंग का प्लान है, तो आप इसमें मीडियम टर्म में आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म है, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग, इसको आपको क्या करना है? लॉन्ग टर्म में डालना है और प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा पहले जरूरी है, कौन सा बाद में हम कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है असेट एलोकेशन। तो आपने जो गोल्स प्रायोरिटाइज किए उसमें आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको क्या करना है? निवेश करना है। शॉर्ट टर्म के लिए आप डेट फंड्स कंसिडर कर सकते हो। जो मीडियम गोल्स है, मीडियम टर्म गोल्स है, उसके लिए आप हाइब्रिड फंड्स या इंक्लूडिंग लार्ज कैप इंडेक्स या लार्ज कैप फंड आप चूज कर सकते हो। जो लॉन्ग टर्म गोल है आपका, आप उसके लिए प्योर इक्विटी जैसे कि मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी, मल्टी, इस प्रकार के आप फंड्स क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा चौथा और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रिव्यू। साल में आपको जो भी आपका गोल है उसके लिए हिसाब से, सपोज मार्केट में कुछ चेंजेस हुए, आपके फाइनेंशियल या आपके जो बजट है उसमें कुछ चेंजेस हुए या इनकम में चेंजेस हुए, तो उसके हिसाब को क्या करना है? गोल्स के लिए आपको रिव्यू करना है। सिंपल बोलू तो, जे तुम्ही ध्येय ठेवलं आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं? वर्षात एकदा फक्त तपासायचं आहे की हे तुम्ही बरोबर चाललाय की नाही। तो दोस्तों ये तो ही सारी थियोरेटिकल बातें। अब मैं करता हूँ आपको विथ लाइव एग्जांपल, आपको एक कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसके जो आपका एंड गोल है विथ इन्फ्लेशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सेल शीट ओपन करेंगे। यहाँ पे ईयर्स मैंने ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे ईयर्स 15 साल, क्योंकि हम इस वीडियो में ऑलमोस्ट 2-3 बार ये चाइल्ड एजुकेशन का एग्जांपल कंसीडर किया है, तो वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि सपोज आपको बच्चे को 15 साल के बाद जो इंजीनियरिंग के लिए है तो उसका कॉस्टिंग कितना आएगा वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। सपोज अभी मैंने कंसिडर किया 20 लाख रुपए, अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 4 साल की। दूसरा, इन्फ्लेशन मैंने इसमें कंसिडर किया 8%। 8% क्यों? क्योंकि एजुकेशन का मोटा मोटी 8 से 10% ही रहता है, तो मैंने 8% कंसिडर किया है। और जो फ्यूचर वैल्यू है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्यूचर वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है FV, उसके बाद B6 यानी कि इन्फ्लेशन का रेट मैंने कैलकुलेट किया है, कंसिडर किया है। उसके बाद B3 की नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, करंट वैल्यू कितनी है कोर्स की इंजीनियरिंग के 20 लाख रुपए, तो ऑलमोस्ट 15 साल के बाद कितने होने वाले हैं? तो 63,44,338.23 रुपीज एग्जैक्ट विथ इन्फ्लेशन इसका वैल्यू होगा 15 साल के बाद। बट हमें ये कैलकुलेट करना है कि मंथ ऑन मंथ मुझे कितना खर्चा या कितने पैसे लगने वाले हैं। तो इसको मैंने कैलकुलेट कैसे किया? यहाँ पे PMT, उसके बाद रेट में यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए कंसीडर कर रहा हूँ थ्रू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है और 12% हम जनरली एक सपोज या रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं 12% ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो रेट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12%, एन पर हमारा 15 साल। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू अभी तो कुछ नहीं है, हमारे पास 0 रुपीज़ है, तो हमें एग्जैक्ट पूरा का पूरा अमाउंट ही लेना है। तो प्रेजेंट वैल्यू तो हम 0 रखेंगे और फ्यूचर वैल्यू हमें चाहिए 63,44,000। और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे हम करेंगे, एंड ऑफ द पीरियड पे नहीं, क्योंकि हमें पैसा तुरंत लगने वाला है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ये अमाउंट आएगा आपका 1,51,948.26। ये आपका आ गया पूरा साल का। इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 12, तो आपको महीने के हिसाब से 12,662.35 रुपीज के आपको इसमें क्या होगा, आपको SIP आपको करनी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ आपके एसेट एलोकेशन या इसमें कुछ दिक्कत हो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जिसके ज़रिए मैं आपको सुझाव दूंगा। और याद रखिएगा, बिना लक्ष्य का निवेश सिर्फ एक आदत है, योजना नहीं।